हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल एग्रीबी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपनी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डेटा एंड आपने देखा कि डेटा से रिलेवेंट क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। और उसके साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था सोर्स क्या है। तो कभी भी करंट एग्रीकल्चर आपको पढ़ना है तो सबसे बेस्ट सोर्स होता है पीआईबी, बट अगेन उसको थोड़ा सा देखना समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट अगर आपको कोई भी करंट डेटा चाहिए या कोई भी आपको करंट बात करनी है, आपको लगता है कि लेटेस्ट मुझे चीज़ पता करनी है, तो आप उसके लिए पीआईबी रेफर कर सकते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएं। तो आपकी कोई भी क्वेरी ये है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट कि आपको हमारी सारी वीडियोस मिलती रहें। सो दिस इज पार्ट 2 बेसिकली। दिस इज पार्ट 2 एंड करंट डेटा एंड स्कीम्स का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने डेटा डिस्कस किया था, अभी हमने स्कीम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्कीम्स की जब भी हम बात करते हैं तो हमें वो स्कीम्स पे फोकस करना है जो अभी प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में चल रही हैं। अदरवाइज आप देखोगे एग्रीकल्चर में बहुत सारी स्कीम्स हैं, बट आपको फोकस किस पे करना है जिस पे गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है और जो बहुत न्यू या फिर लेटेस्ट जो इनका डिस्कशन चल रहा है। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, आपकी प्रिपरेशन आपके रिवीजन और आपकी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी। तो आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हमारे फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अदरवाइज हमारे कोर्स में इसके अलावा 10 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। बट आप एटलीस्ट कम से कम जो यहाँ पे फ्री आपको मिलते हैं, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है कोर्स तो एटलीस्ट आप ये देके ज़रूर जाएं, सो दैट कि आपको अपनी ऑल इंडिया लेवल पे पता चल जाए कि आप कैसा कर रहे हैं, आपकी रैंकिंग उसमें बेसिकली आती है। और इसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर जो आईबीपीएस एएफओ 2021 के लिए जो मेंस का एग्जाम होगा, उसके मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी एग्रीकल्चर सब्जेक्टिव नॉलेज ही पूछी जाती है। तो आपको अपनी नॉलेज जज करनी है और आपकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये फ्री मॉक टेस्ट जरूर दे के जाएं। आप एग्जाम भी के साइट पे जाएंगे, ऊपर वहां पे मॉक टेस्ट फ्री मॉक टेस्ट है, उसके अंदर आप जाएंगे तो बैंक एसओ के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ऑल दो इसके साथ ही हम ये सारे लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीबी पे भी हम शेयर करते रहते हैं, तो आप एग्रीबी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पीएम किसान से रिलेटेड। पीएम किसान स्कीम गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा फोकस्ड स्कीम है और गवर्नमेंट उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। आपने देखा है ये 2018 में जब से वो लॉन्च हुई है बेसिकली। सो व्हाट इज द अपर कैप ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग फॉर द फार्मर्स टू रजिस्टर अंडर द पीएम किसान। ये पूछा कि लैंड होल्डिंग की जो सीलिंग है वो कितनी है, मतलब मैक्सिमम कितनी लैंड होल्डिंग तक का फार्मर इसमें स्कीम में रजिस्टर हो सकता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि 2019 के जो बजट में था, उस बजट में ये अनाउंस की गई थी। बट जो ये लॉन्च हुई थी वो रेट्रोस्पेक्टिवली हुई थी 2018 से। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी वो दिसंबर 2018 से मार्च 2019 के लिए दी गई थी। और वो आप सभी को पता होगा इलेक्शन वाला वो पीरियड था। तब गवर्नमेंट ने फिक्स किया था कि ये जो स्कीम है इट इज ओनली फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। बट उसके बाद जैसे ही इलेक्शन हुए उसके बाद जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब जितने भी फार्मर हैं, जो भी लैंड होल्डिंग है, किसी भी फार्मर के पास अगर जमीन का टुकड़ा भी है, चाहे वो मीडियम में हो, सेमी मीडियम में या लार्ज फार्मर हो, हर कोई इसके लिए एलिजिबल है। सो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं है ऐसी जो एलिजिबल नहीं है पीएम किसान के लिए। सारे ही फार्मर एलिजिबल हैं। पहले केवल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर थे, तो इससे आपको डाउट हो सकता है, बट नाउ ऑल द फार्मर्स आर एलिजिबल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रॉन्ग फ्रॉम द एनरोलमेंट अंडर द पीएम किसान पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसी क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, तो इसके लिए आपके पास दो चीजें हैं पढ़ने के लिए। किसी भी स्कीम्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, आप उसका एक तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़िए, दूसरा उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज होता है जो आपकी उसकी साइट में मिल जाता है, स्टार्टिंग में ही मिल जाता है या कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं, और ये बेसिकली आप उसी से पता चल जाता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से। तो अगर आप देखोगे ये बेसिकली पूछा गया कि कैसे फार्मर कोई रजिस्टर कर सकता है। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा रॉन्ग है कौन सा सही नहीं है। तो बाकी आप पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जस्ट बता दूं फॉर योर, ज्यादा हम टाइम वेस्ट ना करें इसमें। फार्मर्स कवर्ड अंडर द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ऑफ द ऑपरेशनल गाइडलाइंस आर पार्शियली एलिजिबल। पार्शियली एलिजिबल कुछ नहीं होता, या तो एलिजिबल होगा या तो एलिजिबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 2000 की जगह 1000 रुपए आएंगे या साल के हम 6000 की जगह 3000 रुपए सरकार की तरफ से आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी ही कैटेगरी हैं, बाकी ये कैटेगरी नहीं है पीएम किसान के लिए। देन ई नैम। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, आप सभी को पता है गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज्यादा फोकस है। ई नैम बहुत अच्छी स्कीम है। रियल टाइम फार्मर को पता चलता है कि दूसरी मंडी में क्या एग्रीकल्चर कमोडिटी का प्राइस चल रहा है, और वो दूसरी मंडी में भी सेल कर सकता है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम
पूछा जाता है, तो आप इसको प्रिपेयर करके जाएं। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा करेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे ही इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च की थी, बट जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ई-नैम इज एन अम्ब्रेला स्कीम टू इंश्योर द एमएसपी, तो ये सही नहीं है, क्योंकि ई-नैम का एमएसपी इंश्योर करने का कोई रिलेशन नहीं है। ई-नैम केवल एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करती है, और जो अम्ब्रेला स्कीम है वो है पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना। सो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि इंश्योर करती है एमएसपी को। वो कैसे करती है वो कभी हम और फिर देखेंगे। देन व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ई-नैम? तो ई-नैम स्कीम का भी प्रेजेंट स्टेटस क्या है? प्रेजेंट स्टेटस क्या होता है कि अभी कितने स्टेट्स में ये है, कितनी मंडीज इसमें लिंक कर दी गई हैं, कितनी यूटीज में है। तो बेसिकली ये जो हमको लेटेस्ट डेटा पता है अकॉर्डिंग टू द बजट है, बजट में बताया गया था कि 1000 मंडीज इन 18 स्टेट्स एंड 3 यूटीज आर रजिस्टर्ड, और इस बार का टारगेट क्या है? 1000 मोर मंडीज को ऐड करना है इस फाइनेंशियल ईयर में, ये इस बार का टारगेट है इसमें। सो बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपको कोई भी स्कीम पढ़नी है, स्कीम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है कंसेप्ट की तरह। आपको एग्रीकल्चर कंसेप्ट में बहुत टाइम लगता है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, बट आपको सिस्टमेटिकली पढ़ना है। सिस्टमेटिकली आप पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। सिस्टम क्या है कि आपको 6 पॉइंट इसके एटलीस्ट पता होने चाहिए कि स्कीम किस मिनिस्ट्री की है, कब कहाँ किसने लॉन्च की थी, टैगलाइन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके टारगेट ईयर क्या, बजटरी एलोकेशन क्या, और कंपोनेंट्स उसमें क्या क्या है। फॉर एग्जांपल पीएम किसान, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर्स वेलफेयर की स्कीम है। कब लॉन्च हुई थी? 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था। टैगलाइन इसमें ऐसी कोई खास टैगलाइन है नहीं, जैसे कि ई-नैम में है वन नेशन वन मार्केट। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है इनकम सपोर्ट देना है ऑल फार्मर्स को, इसके अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना है सारे फार्मर को इक्वली ट्रीट करते हुए। टारगेट ऐसा कुछ नहीं है कि 5 साल में कंप्लीट करनी है, ये हर साल के लिए है। बजटरी एलोकेशन है, हर साल बेनिफिशियरी को अमाउंट दिया जाएगा। बजटरी एलोकेशन इस साल के लिए 65,000 करोड़ रुपीज है। कंपोनेंट क्या है? 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपीज डिलीवर किए जाएंगे, जो एक इंस्टॉलमेंट होगी 4 मंथ के इंटरवल में दी जाएगी, और 2,000 रुपीज उसमें मिलेंगे। सिमिलरली ई-नैम आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर की स्कीम है। 14 अप्रैल 2016 को दिल्ली में लॉन्च की गई थी। टैगलाइन इज वन नेशन वन मार्केट। टैगलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जनरली, आप देखोगे सॉइल हेल्थ कार्ड में स्वस्थ धरा खेत हरा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो एम या ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं ये कि दोनों को बेटर प्राइस डिस्कवरी हो, सेलर को भी और बायर को भी। सेलर कौन है? फार्मर। 1000 मोर मंडी को लिंक करना है, ये इस बार का टारगेट है, ये बजटरी एलोकेशन है। बाकी इसका कंपोनेंट्स क्या है? ये इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट से करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो यहाँ पूछा कि कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल मॉडल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल विजडम एंड मॉडर्न साइंस। तो परंपरागत कृषि विकास योजना ये नहीं कहती कि प्रेजेंट की साइंस को भूल जाओ, पुरानी पद्धति पे ही करते हैं। वो दोनों के प्रॉपर मिक्स की बात करती है, और बेसिकली जो फोकस है वो यही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट किया जाए। तो it primarily aims to increase the soil fertility, thereby help in production of healthy food through organic practices without the use of agrochemicals. आप सभी को पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगेन विदाउट केमिकल्स हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं कर सकते अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है, और इसी वजह से हम कंप्लीटली स्विच नहीं हो सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू द इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट थ्रू द क्लस्टर अप्रोच। तो बेसिकली ये क्लस्टर अप्रोच के थ्रू ही अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करवानी है फार्मर्स को, तो इंडिविजुअल फार्मर से कोई बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं आता है। और बड़ी बात क्या है कि एक इंडिविजुअल फार्मर इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकता। आप सभी को पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग की मार्केटिंग सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि जो लोकल मार्केट है वहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को जनरली कोई नहीं खरीदता। तो उसके मार्केटिंग अप्रोच के लिए क्लस्टर अप्रोच होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा सही है, तो ऑल आर करेक्ट, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं फॉर द परंपरागत कृषि विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द कन्वर्जन ऑफ लैंड इनटू द ऑर्गेनिक लैंड। तो जब कोई फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडेप्ट करता है, तो अंडर द पीकेवीवाई स्कीम गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको सपोर्ट देंगे कि आपका जो भी नुकसान होगा। नुकसान कैसे होता है? अगर केमिकल्स यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा यील्ड आती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू यील्ड कम आती है, और कई बार लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर इंसेक्ट पेस्ट अटैक हो गया तो आपको केमिकल अप्लाई नहीं करने हैं, आपको बाकी मेथड्स यूज़ करनी है। ये सबसे बड़ा इश्यू होता है। तो इसमें गवर्नमेंट उनको जो फार्मर्स हैं उनको 3 ईयर के लिए सब्सिडी देती है, या एक टाइम से हैंड होल्डिंग के लिए पैसा देती है।
सो वो कितना है 50,000 पर हेक्टेयर। ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है, ये 50,000 पर हेक्टेयर है, कहीं कहीं पे ऐसे भी पूछा जाता है 20,000 रुपीज पर एकड़। तो आपको देखना है कि एकड़ में पूछा है कि हेक्टेयर में पूछा है, अकॉर्डिंगली अब अपना आंसर कीजिएगा। सो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये यहाँ पे दोनों को समराइज किया हुआ है। पीडीएफ आपको हमारे एग्रीबी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें, वहां पे आप इसको पढ़ सकते हैं। ये बहुत जरूरी है और इतना ही बेसिक सफिशिएंट होता है आपको किसी भी स्कीम को समझने के लिए या एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देन अगेन इजी क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर लॉन्च की थी, वो किस मिनिस्ट्री की स्कीम है? तो जैसे मैंने आपको बताई थी कि लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया था और इस साल इसकी एनिवर्सरी मनाई गई थी। उस दिन फार्मर्स को जो पीएम किसान है उसकी इंस्टॉलमेंट भी डिसबर्स की गई थी। तो यहाँ पूछा कि किस मिनिस्ट्री की ये स्कीम है और कब इसको लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर्स वेलफेयर। कब हुई थी? अगस्त 2020 में। देन नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जैसे एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, फिशरीज के लिए भी ऑल्दो फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वहां भी बनाया गया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया गया, स्पेशली फोकसिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फोकस करने के लिए और सो दैट कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, क्वालिटी बढ़े, प्रोसेसिंग बढ़े इस सेक्टर में, इसके लिए स्कीम को लॉन्च किया गया। पूछा कि कौन सा इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप देखोगे बाकी इसके सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बट ये कोई एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है कि टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड कराया जाएगा, दैट इज द बेसिकली एक्सटेंशन या रिसर्च बेस्ड ऑब्जेक्टिव, बट बाकी सारे आप ऑब्जेक्टिव देखोगे तो वो पीएमएमएसवाई के डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएमएमएसवाई स्कीम गवर्नमेंट के बजट में जो बजटरी एलोकेशन होता है किस कंपोनेंट में है, ये जो स्कीम का डिवीजन होता है तो किस सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है? ऑप्शन है सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर स्टेट सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, या सारे ही सही हैं। तो करेक्ट आंसर इज सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये सेंट्रल सेक्टर भी है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की 100% फंडिंग होती है, मतलब सारा का सारा पैसा कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या होती है? जिसमें की शेयरिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कहा जाता है। तो अगेन 6 पॉइंट में इनको भी समराइज किया है, पीएमएमएसवाई और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। बजट कितना है? दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, बजट इंपॉर्टेंट होता है, टारगेट ईयर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस आता है जनरली कि बजट एलोकेट किया गया है कितने साल के लिए, या फिर ये इसका एम क्या है कि ये जितने टारगेट दिए हैं उसको कितने सालों में अचीव करना है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन फाइंड आउट द इनकरेक्ट पॉइंट फॉर द केसीसी स्कीम। आप सभी को क्योंकि बैंक में जाने के बाद जो मेन काम है वो केसीसी का ही करना है, केसीसी की लिमिट बनाना, केसीसी को डिसबर्स करना, फार्मर के घर पे विजिट करना, उसको टाइमली रिन्यू करवाना, अगर इनकेस एनपीए होता है तो एनपीए रिकवरी भी आपका काम होता है। तो बेसिकली केसीसी के बारे में कुछ ना कुछ आपको जरूर पता होना चाहिए, इसको जरूर पढ़ के जाएं, बहुत ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है। तो यहाँ पे बताना इनकरेक्ट क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देखोगे, टू इनेबल फार्मर टू हैव क्विक एंड टाइमली एक्सेस फॉर द अफोर्डेबल क्रेडिट, इसीलिए बैंक हमको अपॉइंट करता है आईबीपीएस एएफओ या फिर बैंक ऑफ कोई भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट इसीलिए रखता है ताकि फार्मर को क्विक एंड टाइमली एक्सेस हो सके अफोर्डेबल क्रेडिट की। इट प्रोवाइड बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो उसकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके लिए दिया जाता है बेसिकली। लॉन्ग टर्म लोन टर्म लोन्स होते हैं बेसिकली जो किसी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या फिर अगर उसको एसेट क्रिएट करना है उसके लिए दिया जाता है, बट ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है सो दैट कि वो जो सीड फीड फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीद सके। फार्मर कैन अवेल शॉर्ट टर्म लोन इन सिंपल इंटरेस्ट रेट, तो इट इज करेक्ट कि सिंपल इंटरेस्ट रेट पे ही मिलता है। द लिमिट ऑफ केसीसी कार्ड कैन बी इंक्रीज अप टू 3 लाख रुपीज इफ केसीसी होल्डर रिपेज इन टाइम। अगर वो टाइम पे जमा करता है तो उसको 3 लाख तक उसकी लिमिट बढ़ाई जा सकती है। सब्सिक्वेंट हर ईयर में 10% इंक्रीज वो खुद से खुद होता है उसमें। देन नो कोलेट्रल इज नीडेड अप टू अमाउंट ऑफ 1 लाख, सो इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो कोलेट्रल है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 1.6 लाख रुपीज 1.60 लाख रुपीज तक, तो 1,60,000 तक कोई कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना कोलेट्रल के ही लोन मिल जाता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि वी आर प्रोवाइडिंग IBPS SOAFO कोर्स
तो IBPS SOAFO कोर्स अगर आपको प्रिपरेशन हमारे साथ करनी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सबसे पहले खुद को जज कीजिए कि आपको प्रीलिम्स में इश्यूज हैं कि मेंस में है, आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे लैग करती है बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, या फिर आप कोई भी एक मॉक टेस्ट सबसे पहले दें, मॉक टेस्ट के बेस पे खुद को एनालाइज करें कि आपको कहाँ पे रिक्वायरमेंट है किसी की हेल्प की। जहां पे आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है आप वहीं वहीं पे हेल्प लें और बाकी अपना रिवीजन करते रहें। तो आपको हमारा कोर्स प्रीलिम्स मेंस के लिए अलग अलग मिल जाएगा। हमारे कोर्स में आपको वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन सब कुछ मिलता है। आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं। IBPS AFO में भी टाइम है और अभी आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लास्ट टाइम का वेट ना करें। व्हाट इज द लिमिट ऑफ कोलेटरल फ्री लोन्स अंडर एग्रीकल्चर, तो ये अभी हमने डिस्कस किया। तो एग्रीकल्चर के अंदर जो KCC है या फिर जो बाकी एग्रीकल्चर लोन्स हैं वो कोलेटरल फ्री कितने तक होते हैं, 1.60 लाख रुपीस तक। व्हाट इज द प्रीमियम ऑफ एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कितना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, खरीफ, रबी एंड एनुअल कमर्शियल क्रॉप्स के लिए पूछा जाता है या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। खरीफ के लिए कितना है 2%, रबी के लिए 1.5% एंड इट इज 5%। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये इसी से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे पूछा है कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर के लिए, सो इट इज 5%। सो अगेन इसको हम समराइज करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये इंपॉर्टेंट है टैगलाइन, 1 सीजन 1 प्रीमियम, हर साल के लिए होता है। बेसिकली स्टेबलाइज करनी है फार्मर के इनकम को ताकि उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़े और उसको रिस्क ना हो। रिस्क क्या होता है, अब पूरे टाइम उसने क्रॉप ग्रो करी थी बट लास्ट टाइम पे हार्वेस्टिंग के टाइम पे जैसा आप अभी देख रहे हो कि हैवी रेन्स की वजह से क्रॉप पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसी टाइम पे उसको सपोर्ट मिल सके, तो ये बेसिकली एम है। KCC के लिए ये सारी चीजें हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि इस बार इंस्टीट्यूशनल फार्म क्रेडिट के लिए कितना एलोकेट किया गया है, सो इट इज 16.5 लाख करोड़ रुपीस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट एज फार एज सॉइल टेस्टिंग पैरामीटर्स आर कंसर्न। तो सॉइल हेल्थ कार्ड एंड सॉइल टेस्टिंग आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 12 पैरामीटर्स के लिए होती है, इट इज करेक्ट। 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये भी सही है। 5 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज एंड बोरॉन। 3 फिजिकल पैरामीटर, pH, EC एंड ऑर्गेनिक मैटर, तो ये सही है। जो रॉन्ग पॉइंट है वो क्या है, 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे जो 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कोबाल्ट नहीं होता है, उसकी जगह पे क्या होता है, कॉपर। ये आपको ध्यान देना है कि वहां पे कई बार हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने C से याद किया ऐसा कुछ। तो आप बेसिकली ऐसे याद कर सकते हैं जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो यहाँ पे कोबाल्ट कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो न्यूट्रिएंट है ही नहीं। बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, निकल, आयरन, कोबाल्ट कॉपर, मैंगनीज एंड जिंक। कोबाल्ट हमारा कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट है ही नहीं, तो उसकी टेस्टिंग क्यों होगी, ये आपको ध्यान रखना है। सो साइकिल क्या है, इसको कैसे कितने साल में किया जाता है, तो बेसिकली 2 साल में रिपीट किया जाता है। और जो इरिगेटेड एरिया है वो 2.5 हेक्टेयर से इसकी सैंपलिंग की जाती है और रेनफेड में 10 हेक्टेयर से इसकी सैंपलिंग की जाती है। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, 2 साल और 2.5 हेक्टेयर। यहाँ पे ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, अगेन समराइज। इसका PDF आपको मिल जाएगा। PDF आप हमारे एग्रीबी टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। which one of the correct for the प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। सो किसान मानधन योजना इज जस्ट लाइक अ पेंशन स्कीम, ये वॉलेंट्री पेंशन स्कीम है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको पार्शियली कंट्रीब्यूट करना है, आप 18 ईयर की एज से एलिजिबल हो जाते हैं, बट इट इज ओनली फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। और इक्वल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें करती है। और जब आप 60 साल की एज अटेंड करते हैं तो उसके बाद इसमें पेंशन मिलती है, जैसे अटल पेंशन योजना में है। अटल पेंशन योजना में कोई भी एनरोल कर सकता है, बट यहाँ पे केवल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ही एनरोल कर सकते हैं। सो इट इज अ वॉलंटियर एंड कंट्रीब्यूटरी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, अपर एज इज 40, इसके बाद आप इसमें एंटर नहीं कर सकते। पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ, तो सारे ही इसमें करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो इतने ही 4 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हैं, आप चारों पॉइंट ध्यान रखें प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए। Then which one of the following scheme is promotion of the traditional indigenous practices। तो ये पूछा गया कि जो ट्रेडिशनल इंडिजिनियस प्रोसेसेस हैं या प्रैक्टिसेस हैं उसको फेवर करती है, वो कौन सी स्कीम है। MSP, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, या BPKP। अभी BPKP क्या है ये मैं अभी आपको जस्ट बताऊंगा। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्कीम भी है क्योंकि आपने इसका बहुत ज्यादा नाम नहीं सुना होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ पे परंपरागत कृषि विकास योजना होता तो शायद आपको फिर भी थोड़ा सा आप कोरिलेट कर पाते, बट यहाँ पे BPKP दिया हुआ है एंड इट इज अ सब पार्ट ऑफ PKVY ओनली। तो जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है ये
परंपरागत कृषि विकास योजना का ही सब कंपोनेंट है, बट ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो केवल हमारी इंडिजीनियस, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसी को प्रमोट करता है। तो बेसिकली ये जितना भी सिंथेटिक्स है उसको बिल्कुल अपोज करता है। एंड ये गवर्नमेंट ने सब स्कीम ऑफ ये अभी 2020 और 21 से चलाई फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस। हाउ मेनी क्रॉप्स एमएसपी इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाउटफुल रहता है, स्टूडेंट्स बहुत बार इसमें डाउट करते हैं, मेरे को इतनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं मैक्सिमम हर एग्जाम के पहले आपको जरूर बताता हूँ कि इट इज 22 एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जिसके लिए एमएसपी दिया जाता है। शुगर केन इज अंडर द एफआरपी, दैट इज द फेयर एंड द रिनोमिनेटिव प्राइसेस, जो अभी फिक्स हुआ है इस साल के सीजन के लिए, शुगर सीजन 2021 एंड 22, तो उसके लिए 290 रुपीज पर क्विंटल किया गया है, अप टू द रिकवरी रेट ऑफ 10%। बट हमारी जो क्रॉप्स हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स, दीज आर 22, ये बेसिकली पीआईबी के थ्रू ये है। अगर आप सीएसईपी की साइट पे भी जाएंगे वहाँ पे 23 लिखा है, बट क्लियरली मेंशन है कि 22 एग्रीकल्चर क्रॉप्स अंडर एमएसपी एंड 1 शुगर केन अंडर द एफआरपी। ओके, सो ये यहाँ पे दिया हुआ 22 मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर अंडर द एमएसपी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। एएफओ की प्रिपरेशन का मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, आप अभी से प्रिपेयर करें आईबीपीएस एएफओ या किसी भी एग्जाम है, लास्ट दिन का वेट या फिर नोटिफिकेशन का वेट ना करें, क्योंकि आप अभी से प्रिपेयर करेंगे तभी आपको आगे कॉन्फिडेंस आता है, अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो आप अभी से प्रिपेयर करें, सबसे पहले अपने को एनालाइज करने के लिए मॉक टेस्ट दें, उसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बहुत जल्दी सीधे ही प्रिपरेशन पे ना कूदें, पहले देखें कि प्रिपरेशन करनी कैसे है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही हम आगे सेशन आपके लिए लाते रहेंगे अभी आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए। सो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, दिस इज आवर साइट, एंड हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट कि आपको जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।